रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11, ये है आपका अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हमको एक कंपाउंड दे रखा है पोटेशियम फेरो साइनाइड और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पोटेशियम फेरो साइनाइड के अंदर फेरो साइनाइड आयन होता है आपका FeCN6-4, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर X मान लें तो साइनाइड पे नेट चार्ज -6 हो जाएगा 6 साइनाइड की वजह से, और अगर ये -4 है तो यहाँ पर X आ जाएगा आपका +2। तो आयरन आपका यहाँ पे +2 की स्टेट में होता है जो कि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे साइनाइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएंगी, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर हो जाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाते हैं। तो नेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका T2G6 इज 0। हमसे पूछा रहा था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी 6, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सिंपल सा प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं। Prolonged heating of ferrous ammonium sulfate is avoided to prevent। ferrous ammonium sulfate होता क्या है? ferrous ammonium sulfate जिसको हम लोग कॉमनली मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयरन +2 की स्टेट में है। फेरस सल्फेट, प्रोटोमोनियम सल्फेट, राइट। .6H2O अगर ये देखें ये फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो होगा क्या, पानी वानी उड़ जाएगा। बट अगर इसको हम लोग प्रोलॉन्ग हीट करें तो क्या आपको मालूम है कि फेरस सब्सटेंस जो होते हैं, जो फेरस के कंपाउंड होते हैं, अगर आप इनको प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये फेरस आपका कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक के अंदर। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग हीट ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेरस आपका फेरिक में कन्वर्ट ना हो। तो अगर फेरस को फेरिक में कन्वर्शन से अवॉइड करना है तो हम लोग इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, क्योंकि फेरस से फेरिक में जो कन्वर्शन होता है ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको प्रोलॉन्ग हीट नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये हमारा आ रहा है आइडियल गैस से। काफी सिंपल सवाल है, बॉयस लॉ के ऊपर। आप देख सकते हैं एक आइडियल गैस है जिसका प्रेशर आपको दे रखा है 932.2 mm ऑफ मर्करी इन अ सर्टेन वॉल्यूम। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 40% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक आइडियल गैस रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉयस लॉ आपका वैलिड होगा। बॉयस लॉ बोलता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ बोल सकते हैं कि P1V1 विल बी सेम एज P2V2। तो इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है 932.2 और इनिशियल वॉल्यूम आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए अगर इनिशियल वॉल्यूम में 100 ले लेता हूँ, 100 ले सकते हैं, या आप सिंपली V0 ले लें तो भी अपना काम चल जाएगा। सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे लेट से इनिशियल वॉल्यूम में V0 ले रहा हूँ या लेट से 100 ले रहा हूँ। अगर आपका वॉल्यूम 40% से रिड्यूस हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर हमने 100 ले रखा है तो फाइनल वॉल्यूम आपका 60 हो जाएगा और आपसे पूछा रहा है फाइनल प्रेशर। तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 अप्लाई करना है। इनिशियल वॉल्यूम अगर 100 ले लें, फाइनल वॉल्यूम 60 ले लें, या इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं V0 ले लूं तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 0.6 V0, V0 से V0 कैंसिल होगा एंड फाइनली एक्सप्रेशन ये आएगा। तो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि प्रेशर आपको फाइनली मिल जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 1550 mm ऑफ मर्करी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन एक सिंपल सवाल फ्रॉम गैसेस स्टेट, सिंपली आपको यहाँ पे बॉयस लॉ लगाना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर P1V1 आपका कांस्टेंट होता है। अगला जो सवाल करेंगे अपन ये है आपका डी ब्लॉक में से। आपसे पूछा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये बहुत ही इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि सही स्टेटमेंट है ही सही। पोटेशियम डाइक्रोमेट एज वेल एज KMnO4 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर यूज होते हैं। कॉमन आपके रिएजेंट होते हैं, एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली आपका सही है। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, हमसे पूछा है कि डाइक्रोमेट आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ज्यादा सोल्यूबल होगा इन वाटर एज कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट। अगर आप रिकॉल करें जब हम लोग डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम क्रोमाइट और, तो सेकेंड स्टेप में हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट को जो हम लोग एक्वस KCl के साथ ट्रीट करते थे, सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 को हम लोग जब ट्रीट करते थे एक्वस KCl के साथ, ठीक है, और सॉल्यूशन को अगर क्रिस्टलाइज करते थे तो जब क्रिस्टलाइज करते थे तो हमें ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सोडियम डाइक्रोमेट आपका क्रिस्टलाइज नहीं कर रहा। रीजन क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज क्यों नहीं कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों क्रिस्टलाइज कर रहा है? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोल्युबिलिटी कम होती है, सोडियम डाइक्रोमेट की सोल्युबिलिटी आपकी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये डिसॉल्व
सोडियम डाइक्रोमेट की सोलिडिटी ज्यादा होती है, डिसॉल्व कर जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोलिडिटी कम होती है, ये क्रिस्टलाइज कर जाता है। यहाँ पे लिखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ज्यादा सोल्यूबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला तो सही है, पर सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड आपका सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर सवाल था फ्रॉम डी ब्लॉक केमिस्ट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं। 15th, ये जो सवाल है गाइस, ये आपसे पूछा रहा है फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक अच्छा सवाल है, डिसेंट सवाल है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड आपको दे रखा है 0.3 एंड व्हाट परसेंट इज द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेटेड मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थियोरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और थियोरेटिकल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां पे मैं सोल्यूट के एसोसिएट या डिसोसिएट होने का इफेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व डेल्टा टी जो होगा, यहां हम लोग सोल्यूट के डिसोसिएशन का इफेक्ट कंसीडर करेंगे। तो ये एक्चुअल ऑब्जर्व जो होता है वो एक्चुअल आपका डेल्टा टीएफ होगा, और ये कैलकुलेटेड जो डेल्टा टीएफ होता है ये आपका थ्योरेटिकल, जिसमें हम लोग सोल्यूट के एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर ये देखें कि अगर आपके पास एक मोनोबेसिक एसिड है, मान लीजिए मोनोबेसिक एसिड अपने पास HA है, और इसका वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करें, तो वांट ऑफ फैक्टर विल बी गिवन बाय 1 प्लस अल्फा। जो जनरल फॉर्मूला होता है वांट ऑफ फैक्टर का, ये होता है आपका I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। यहाँ पर HA टूट कर आपको 2 पार्टिकल देता है, एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि I आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा। अल्फा आपको गिवन है 0.3, तो वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा आपका 1.3, ठीक है। तो एक्चुअल डेल्टा टीएफ जो होगा इट विल बी गिवन बाय KF इंटू I इंटू M। यहाँ पे I से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग एक्चुअल डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हैं, और जब थ्योरेटिकल डेल्टा टीएफ की बात करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल वैल्यू, तो नीचे अपन KF इंटू M से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका इंक्रीज इन डेल्टा टीएफ है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, M इंटू KF हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा आपके पास I माइनस 1 इंटू I माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 1.3, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 30%, राइट। मतलब 30% इंक्रीज कर रहा है आपका डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, 30% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैलकुलेट इसका एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू वो जहां पे हम लोग डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू वो जहां पे हम लोग डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, और ये जो आपको सवाल पूछा गया है ये पूछा गया आपका पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंपाउंड A आपका साइमल्टेनियसली डिसोशिएट कर रहा है कंपाउंड P में और कंपाउंड Q में। आपको दोनों के हाफ लाइफ गिवन है, और आपको ये दे रखा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ A कितना होगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर आप एवरेज या ओवरऑल हाफ लाइफ निकालना चाहें तो 1 अपॉन T हाफ ओवरऑल विल बी गिवन बाय 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं, ये होता क्या है। T हाफ 1 रिप्रेजेंट करता है हाफ लाइफ ऑफ A एज पर रिएक्शन 1। अगर सिर्फ रिएक्शन 1 हो रही होती तो इतने टाइम बाद A का कंसंट्रेशन आधा हो जाता। T हाफ 1 होगा हाफ लाइफ ऑफ A ओनली एज पर रिएक्शन 1। अगर सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी तो T हाफ 1 टाइम इतने टाइम बाद A का कंसंट्रेशन आधा होगा। अगर T हाफ 2 की बात करें तो ये हाफ लाइफ ऑफ A होगा एज पर रिएक्शन 2। अगर मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन नहीं होगी, उससे सेकंड रिएक्शन होगी, तो T हाफ 2 वो टाइम होगा जहां पर A का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। बट अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, पैरेलल रिएक्शंस हैं, तो अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी तो ऑब्वियसली A का कंसंट्रेशन ज्यादा तेजी से कम होगा और आपका हाफ लाइफ कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली कि आपको जो ओवरऑल हाफ लाइफ होगा इट इज नथिंग बट 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। यहाँ पर आपको T हाफ 1 T हाफ 2 दोनों वैल्यूज गिवन है, आप देख सकते हैं T हाफ 1 इज गिवन इज 3 मिनट्स, T हाफ 2 आपको दे रखा है 12 मिनट। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1 अपॉन T हाफ हो जाएगा 12/5, तो यहाँ से आपका 12 हाफ हो जाएगा 12/5 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन T हाफ होगा आपका 5/12, तो T हाफ हो जाएगा आपका 12/5 जो हो जाएगा आपका 2.4। और अगर इसको राउंड ऑफ करके अपन आंसर दें तो करेक्ट आंसर विल बी 2, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है अपना फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड ऑन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगला सवाल देखें, ये सवाल हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका लाइम वाटर टेस्ट। ए तो कोई तो कंपाउंड है अपने पास,
एक कंपाउंड ए है जिसको पानी में डालकर आपको एक पार्शियली सोल्यूबल कंपाउंड मिल रहा है। इसमें जब CO2 गैस पास कर रहे हैं तो हमें एक इनसोल्यूबल कंपाउंड मिल रहा है, और जब एक्सेस CO2 पास कर रहे हैं तो आपका सोल्यूबल कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो BCD हमें बता रहा है, ये क्लासिक आपका लाइम वाटर टेस्ट है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट आपका CO2 गैस देता है, SO2 गैस भी देता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो बी होगा वो आपका लाइम वाटर होना चाहिए, क्योंकि लाइम वाटर के करस्पॉन्डिंग ही जब आप लाइम वाटर में CO2 डालते हैं तो आपको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का आपको इंसोल्यूबल पीपीटी मिलता है, और जब एक्सेस CO2 डाल देते हैं तो फिर आपको वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो पीपीटी होता है वो डिसोल्व कर आपको सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट देता है। तो इस इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया कि बी आपको यहाँ पे लाइम वाटर होना चाहिए। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई तो एक कंपाउंड ए है जिसमें पानी डालने पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो रिएक्शन क्या हो सकता है? आपका कंपाउंड ए जिसमें अगर आप पानी डालें और आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसा ये सवाल अभी इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी रिपीट भी हुआ था, हमने देखा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, उनको अगर जब पानी में डालते हैं तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। तो ए को पानी में डालने पे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है तो ए आपका कैल्शियम का ऑक्साइड होगा, विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है गाइस आपका क्विक लाइम। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। इसको जब पानी में डालते हैं तो आपको लाइम वाटर मिलेगा, उसमें CO2 डालें। अगर लिमिटेड CO2 होगा तो पहले आपको पीपीटी मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, एक्सेस या प्रोलॉन्ग पासेज ऑफ CO2 से वो पीपीटी आपका डिसॉल्व कर जाता है और आपको सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा, क्विक लाइम विल बी द राइट आंसर।